ब्राउन ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और फिर मेज पर रखे हुए इंटरकॉम रिसीवर उठाया, एक नंबर प्रेस कर दिया। यस बॉस, इंटरकॉम से एक बारी आवाज़ सुनाई दी, मेरे कमरे में आ जाओ। जॉनसन ब्राउन ने कहा और रिसीवर रख दिया और कुर्सी के पुष्ट पर सर टका दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और सियाह रंग के चुस्त लिबास में मलबूस लंबा तड़ंगा आदमी अंदर दाखिल हो गया। यस बॉस, ये जॉनसन था। बैठो, ब्राउन ने कहा और जॉनसन कदम बढ़ाता मेज के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। मैंने रॉबर्ट को अलर्ट कर दिया, ये ग्रुप बाहर से निगरानी करेगा, हम उन्हें रेगल रोड के चौराहे पर कैच करेंगे। तुम बताओ मशीनरी तैयार हो गई है? ब्राउन ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, मुकम्मल तौर पर तैयार है। डीएम गनों की बैटरियां चार्ज हो गई है और काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जनरल ब्रेकिंग मशीन भी साथ ले जाएंगे, वो भी काम के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा आप किसी पर रिजर्व रिलैक्स मशीनरी भी तैयार कर ली गई, इनकी एनेमिक बैटरियां भी मुकम्मल तौर पर ऑपरेट हो चुकी है। जॉनसन ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। गुड, तुमने अपने आदमी को मुकम्मल हिदायत दे दी है। मैंने यहाँ आधे ब्लैक बॉस से बात कर ली, इसने भी हुक्म दिया है कि हमारा फुल रेड होना चाहिए और इस बार ब्लैक बॉस नाकामी का लफ्ज़ सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं होगा। अब रेड फिंटर्स की बकाता दारोमदार इस ऑपरेशन की कामयाबी पर है। ब्राउन ने होंठ चबाते हुए कहा। आप भी फिक्र रहिए बॉस, आप देखेंगे कि हम लोग किस तरह इस इमारत से फाइल निकाल कर लाते हैं। जॉनसन ने कहा। ओके, हम यहाँ से 30 मिनट बाद रवाना हो जाएंगे। जाओ और तैयारों को हर लिहाज से मुकम्मल कर लो, ब्राउन ने कहा और जॉनसन सर हिलाता हुआ उठा और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ब्राउन भी इसके जाने के बाद उठा और मुल्हिका ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वो अभी भी इस भरपूर मिशन के लिए मुकम्मल तैयारी कर लेना चाहता था। ड्रेसिंग रूम में दाखिल होकर इसने अभी लिबास बदला था कि उसे कमरे में रखे हुए ट्रांसमीटर से टू टू की आवाज़ सुनाई दी। ओह, इस वक्त काल ब्लैक बॉस ही हो सकता है, ब्राउन ने चौंकते हुए कहा और तेजी से दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गया, जहाँ मेज़ पर मौजूद बड़े से ट्रांसमीटर में से टू टू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। X2 ओवर बटन दबाते ही X2 की मखसूस आवाज़ सुनाई दी और ब्राउन के जिस्म को एक ज़ोरदार झटका लगा और वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हट गया। अब ट्रांसमीटर से जूलिया की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो किसी मिशन की तफसील बता रही थी और फिर जैसे जैसे वो तफसील बताती गई ब्राउन का रंग जर्द पड़ता गया। इसके ज़हन में मुसलसल धमाके से होने लग गए। वो इस तरह आंखें पाल पाल कर ट्रांसमीटर को देख रहा था जैसे न उसे अपने कानों पर यकीन आ रहा हो और न अपनी आंखों पर। इसके होंठ इस तरह बंच गए कि उसका पूरा चेहरा ही बदल गया था। जूलिया के बाद X2 ने जवाब दिया और फिर जब X2 ने उसे ईगल्स हिल्स पर पूरी और पुल एक्शन होने का जवाब दिया और फिर जब X2 ने उसे ईगल्स हिल्स पर पूरे और पुल एक्शन का हुक्म देकर राब्ता ख़त्म किया तो ब्राउन को यूं महसूस हुआ जैसे इसका पूरा जिस्म ही शल हो गया हो। इसमें ज़िंदगी की रमक ही बाकी नहीं रही। वो ट्रांसमीटर से अब टू टू की आवाज़ निकल रही थी और फिर ब्राउन के जिस्म ने एक ज़ोरदार झटका खाया और इसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ये फ्रीक्वेंसी कैसे खुद ब खुद एडजस्ट हो गई? ब्राउन ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि पहली बार जब मार्कर वाले कमरे में इसने कॉल सुनी थी तो वह यही समझा था कि इत्तेफाकन एक ही फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो गई है, लेकिन अब ये कैसे हो गया? और इस लम्हे जैसे इसके ज़हन में जमा का सा हुआ और इसकी उलझन दूर हो गई और इसके साथ ही इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इसे याद आ गया था कि इसने सीक्रेट सर्विस के मेंबरान की ज़हनी रिपोर्ट से दानिश मंजिल की फ्रीक्वेंसी चेक की थी और ब्लैक बॉस से बात करने के बाद इसने खुद ही ये फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की थी ताकि वो दानिश मंजिल में ट्रांसमीटर पर X2 की मौजूदगी को चेक कर सके, क्योंकि फ़ोन नहीं करना चाहता था। उसे ख़तरा था कि फ़ोन कॉल चेक न हो जाए और फिर जॉनसन के बातों में वो भूल गया था। यही वजह थी कि जब जूलिया ने दानिश मंजिल कॉल की तो उसने ट्रांसमीटर पर वही फ्रीक्वेंसी एडजस्ट होने की वजह से कॉल यहाँ भी आ गई। और इस हैरत अंगेज़ इत्तेफाक ने ब्राउन को कुछ सुनने का मौका मुहैया कर दिया जिसका वो तस्वुर भी न कर सकता था। इसके वहम गुमान भी न था कि सीक्रेट सर्विस मार्कर के अड्डे पर इसी तरह पूरी तौर पर रेड करेंगे और फिर वो रॉबर्ट के बजाय सीक्रेट सर्विस के किसी आदमी से बातें करता रहा है। और सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि वो लोग यहाँ रेड करने के लिए आ रहे हैं। इस ख्याल के आते हुए भी इख्तियार उछला और फिर बिजली किसी से दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
भाग पड़ा जॉनसन दरवाजे से निकलते ही ब्राउन के हल्क के बिल चीखा और दूसरे लम्हे एक राहदारी से जॉनसन दौड़ता हुआ इसकी तरफ आया। जल्दी करो, सब साथियों को साथ लेकर स्कूटी से निकलो, या सीक्रेट सर्विस का रेड होने वाला है, जल्दी करो, वो लोग कारों पर आ रहे हैं, स्कूटी के गिर्द पेल कर छुप जाओ, मैं ट्रांसमीटर पर हिदायत दूंगा। ब्राउन ने इस तरह हल्के बिल चीखते हुए कहा। मगर बास वो मशीनरी, वो जॉनसन ने बड़ी तरह, लानत भेजो मशीनरी पर, सब सिर्फ असलहा ले लो, जल्दी करो, पहले इन सीक्रेट सर्विस वालों का खात्मा ज़रूरी है, बाद में रेड कर लेंगे, जल्दी करो फौरन, एक लम्हे में जल्दी। ब्राउन ने बुरी तरह चीखते हुए कहा और साथ ही वो पागलों की सी अंदाज में वापस मोड़ा और दौड़ता हुआ दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। उसने एक अलमारी से एक मशीन गन निकाली और फिर वहाँ रखा हुआ एक तीला उठाया कि उस तरह दौड़ता हुआ वापस मुड़ा और फिर राहदारियों को से गुजरता हुआ फाटक की तरफ दौड़ता चला गया। इस लम्हे इमारत से जॉनसन और इसके 9 साथी भी निकलकर फाटक की तरफ दौड़ने लगे। चारों तरफ फैल जाओ और अच्छी तरह चुप जाना, मैं हिदायत ट्रांसमीटर पर दूंगा, उसे ऑन रखना। ब्राउन ने फाटक की छोटी खिड़की खोलते हुए चीख कर कहा और फिर बाहर निकलकर बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ शिमाली तरफ एक ज़ेर तामीर कोठी की तरफ बढ़ गया। स्कूटी के पास एक पुराना और गन्ना दरख्त था और ब्राउन ने इसी दरख्त को ठिकाना बनाने का सोचा। चुनांचे चंद लम्हों बाद वो दरख्त के करीब पहुंच कर रुका। मशीन गन ने उसके कांधे से लटकाए और तीले के डोरी गले में डाली और फिर बंदरों की सी पीरती से दरख्त पर चढ़ता गया। इसके साथ भी स्कूटी से दूर हटकर इसी जगह तलाश कर रहे थे जहाँ वो छुप सके और फिर चंद लम्हों बाद वहाँ से कोई आदमी नजर न आ रहा था। अभी ब्राउन दरख्त की घनी शाखों में बैठा इधर उधर देख रहा था कि उसे दूर से 3 कारें आती दिखाई दे और चौंक पड़ा, क्योंकि ये वही कार थी जिसमें सीक्रेट सर्विस के अरकान मार्कर वाले अड्डे पर रेड करने आए थे और इन्हीं कारों के जरिए ही इसने इनकी जीन कंट्रोल किए थे, उन्हें वापस दानिश मंजिल भेजा था। चुनांचे इन कारों को देखते ही ब्राउन ने न सिर्फ संभल कर बैठ गया बल्कि इसने जीप से एक छोटा सा ट्रांसमीटर भी निकाले। ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर था। उसने बटन दबाया। हेलो जॉनसन, ब्राउन कॉलिंग। और ब्राउन ने कहा यस बॉस, जॉनसन स्पीकिंग। और ट्रांसमीटर से जॉनसन की आवाज़ सुनाई दी। 3 कारें कॉलोनी की तरफ आ रही, ये हमारी मतलूबा कारें, होशियार रहना। और एंड ऑल, ब्राउन ने कवर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब इसकी नजर इस सीमत पर लगी हुई थी जहाँ से उसे कारें नज़दीक आती जा रही थी। गोवा भी फासिला काफ़ी था, लेकिन चूंकि वो बुलंदी पर बैठा था और जिस जगह दरख्त वहाँ से सड़क सीधी नज़र आती थी, इसलिए वो कारें उसे दूर से ही नज़र आ गई। और अब चूंकि सुबह का उजाला हल्का सा फैला हुआ था, इसलिए उसने उन्हें पहचान लिया था। कारों की रफ्तार अब आहिस्ता हो गई थी और फिर स्कूटी से काफ़ी फासिले पर तीनों कारें रुक गई। ब्राउन खामोश बैठा कारों को रुकता हुआ देख रहा था और फिर कारों के दरवाजे खुले और इनमें से एक औरत और 7 मर्द बाहर आए। वो इकट्ठे ही आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। इनका अंदाज ऐसा था जैसे सिचुएशन का जायजा ले रहा हो। ओ काश मेरे पास रॉकेट गन होती, तुम्हें यही से उन्हें इकट्ठा ही उड़ा देता, ब्राउन ने होंठ चबाते हुए कहा। आने वाले आहिस्ता चलते हुए आगे बढ़े और फिर इस जगह जहाँ कूटी नजर आ रही थी वो सब रुक गए और आपस में बातें करने लगे। इस लम्हे ब्राउन के हाथ में मौजूद ट्रांसमीटर से ठू की आवाज़ निकली और ब्राउन ने चूक कर बटन दबा दिया। हेलो जॉनसन कॉलिंग। और जॉनसन की तेज आवाज़ सुनाई दी। यस क्या बात है? और ब्राउन ने तेज लहजे में कहा, बस मैंने उन्हें चेक कर लिया है, मेरे पास 0 रॉकेट गन मौजूद है, अगर आप कहे तो मैं इन पर फायर कर दूँ, ये लोग टारगेट में। और जॉनसन ने कहा 0 रॉकेट गन, लेकिन वो तो वक्ती तौर पर सुन करने वाले। और ब्राउन ने चूम कर कहा यस बॉस, जैसे ये लोग सुन हो गए हम इत्मीनान से उन्हें गोलियों से बोन डालेंगे। और जॉनसन ने जवाब दिया ओ वेरी गुड, ठीक है फायर करो। और ब्राउन ने चीख कर कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। आने वाले अभी तक वही खड़े थे और दूसरे में इनसे कुछ फासले पर बाएं तरफ मौजूद एक के पीछे से छोटी सी कैप्सूल नमा चीज़ उड़ाकर इनकी तरफ बढ़ती देखी। इसने होंठ बेंच लिए। पलक झपकने में वो कैप्सूल इनके साथ ज़मीन पर गिरकर पटा और इसके साथ ही वो सब यकलख बेहिस व गर्म हो गए। वो मारा अब देखोगा कि कैसे बच सकते हैं, ब्राउन ने चीखते हुए कहा। इसने दरख्त पर से ही छलांग लगा दिया और फिर गन उठाए तेजी से मुजस्सिमों की तरफ कड़े से आने वालों की तरफ भागने लगा। उसी तरह उसे नीचे कूदते और भागते देखकर बाकी साथी भी अपनी अपनी जगहों से निकले और गने संभालने आगे बढ़ने लगे।
हमारी प्लानिंग किया होगी, क्या हम अंधाधुन इस स्कूटी पर चढ़ दौड़ेंगे या कोई मनसूबाबंदी की जाएगी। सफदर ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा, मनसूबाबंदी किया करनी है, बस पूरी स्कूटी को बमों से उड़ा दो तीनों। तनवीर ने अपनी आदत के मुताबिक कहा, नहीं, हम बाहर मखसूस जगहों पर छुप जाएंगे और फिर जैसे ही लोग कारों में दानिश मंजिल की जाने के लिए स्कूटी से निकलेंगे हम इन पर फाइल खोल देंगे। जूलिया ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन सफदर कुछ कहना चाहा, जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही होगा। सफदर, जूलिया ने सख्त लहजे में कहा और सफदर सर हिलाता हुआ खामोश हो गया। जूलिया वाकई इस वक्त नंबर 2 बास बनी हुई थी और जाहिर है इसे सफदर का माता था। ईगल कॉलोनी में दाखिल होकर जूलिया कार आगे बढ़ाने ले गए और फिर कोटियों को नंबर देखते देखते वो कॉलोनी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ गए और फिर नंबर के लिहाज से उन्हें मालूम हो गया कि इनका मतलूबा कोठी कौन सी है। यहाँ बड़ी बड़ी कोटियाँ थी और इनके दरमियान खासा फासिला था, इसलिए इनका मतलूबा कोठी भी खासी दूर से नज़र आने लग गई थी। जूलिया ने कार एक साइड पर रोक दी और इसके पीछे आने वाली कारें भी रुक गई। आओ मेरे साथ, जूलिया ने कार से उतरते हुए कहा और सफदर और बाकी साथी भी नीचे उतर आए। मशीन गनें उन्होंने बगलों के अंदर छुपा रखी थी। पिछली कारों में मौजूद बाकी साथी भी नीचे उतर आए थे और फिर वो सब जूलिया के साथ चलते हुए पैदल आगे बढ़ते गए। जूलिया जरा फासले पर जाकर रुक गई, इसकी नजरें कूटी और इर्द गिर्द के इलाके का जायजा ले रही थी। कूटी तो बहुत बड़ी, इसलिए अंदर जाकर पैर करना फजूल है। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि कूटी के लिए कितने रास्ते हैं, ताकि कहीं ऐसा न हो कि हम एक रास्ते की निगरानी करते रह जाए और रेड पैंथर्स वाले किसी दूसरे रास्ते से निकल जाए। लेकिन अब देखने से मालूम हुआ कि एक ही रास्ते और उन्हें इस तरह से गुजरना होगा जहां हम खड़े हैं। जूलिया ने कहा, तो फिर हम उन्हें कहाँ रुकना है? कैप्टन शकील ने पूछा। यही सोच रहे हो, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ उन्हें हर सूरत में रोकने पर मजबूर होना पड़े। जूलिया ने होंठ काटते हुए कहा, तो ऐसा क्यों न करे कि स्कूटी के गेट के सामने पिकेटिंग कर ले, ज्यादा फासले से हो सकते हैं दूसरे लोग मुदाखलत करे। तनवीर ने कहा, हाँ ठीक है, पहले हम कारें दूसरी जगह छुपा लेते हैं क्योंकि ये वो कारें हैं जिनसे ये लोग वाकिफ है। सफदर ने कहा, और हाँ वाकई इस बात का तो मुझे ख्याल नहीं रहा। जूलिया सफदर की बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ी। मैं यही बताना चाह रहा था लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी थी, सफदर ने होंठ चबाते हुए कहा। ओह सॉरी सफदर, दरअसल मैं एक्स2 पर साबित करना चाहती हूँ कि जूलिया ने माजरत भरे लहजे में कहना शुरू कर किया लेकिन अभी इसने पैकरा मुकम्मल न किया कि एक लखसाई की आवाज़ उन्हें अपनी बाई समझ से सुनाई दी और चौंक कर इधर देखने के लिए मुड़ी थी कि एक छोटा सा फूल इनके सामने गिर कर पटा और इसके साथ ही उन्हें यूँ महसूस हो जैसे इनके जिस्म दौड़ता हो, खून एक अकबर की तरह मुंजमद हो गया हो। अब वो हरकत न कर सकते थे, सिर्फ देख सुना और सोच सकते थे। इसी लम्हे दूर एक दरख्त से कोई आदमी कूद इसके हाथ में गन थी और वो फातिहाना अंदाज में चीखता हो उनकी तरफ दौड़ने लगा और फिर इधर उधर से कई अपराध गने उठाए उन्हें अपनी तरफ आगे दिखाई दिए, लेकिन वो हरकत करने से ही माजूर हो चुके थे, इसलिए मुजस्सिमों की तरह बेहिस हरकत करे थे। हाँ, अब मैं देखूंगा कि मुझसे बच कैसे सकते हैं। सबसे आगे दौड़ने वाले चीखते हुए कवर अब वो उसे पहचान चुके थे। वो ब्राउन था और फिर वो इनके सामने आकर रुक गया। इसके चेहरे पर ज़बरदस्त फातिहाना आसार नुमाया थे, आंखों में मुसर्रत के चिराग जल रहे थे। इसने हाथ में पकड़ी हुई गन इनकी तरफ सीधी की, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चौंक पड़ा क्योंकि इस लम्हे उसे दूर से पुलिस गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। ये सायरन दूसरी सिमत से सुनाई दे रहा था, उन कूटी के उकब सिमत से, और यूँ लग रहा था उसे वो इधर ही आ रहे हो। ओह, उन्हें उठाकर कूटी में ले आओ, जल्दी भागो, ब्राउन ने चीखते हुए कहा और फिर बिजली की सी तेजी से उसने अपनी मशीन गन कंधे से लटकाया और झपट कर जूलिया के दोनों हाथों से पकड़कर कंधे पर लादा और इंतहाई तेज रफ्तारी से कूटी के गेट की तरफ दौड़ पड़ा। इसके बाकी साथियों ने भी इसकी पैरवी की। सायरन अब करीब आता जा रहा था और वो सब बिजली की सी तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए कूटी के फाटक की तरफ दौड़ने लगे और अभी आखिरी आदमी फाटक के बाहर तक एक लख सायरन बजाई हुई एम्बुलेंस कार कूटी के उकबी सिमत से नमदार हुई और इंतहाई तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती चली गई। बस ये पुलिस कार नहीं बल्कि एम्बुलेंस थी। आखिरी आदमी ने फाटक से ही चीख कर सबसे आगे दौड़ने वाले ब्राउन से कहा और ब्राउन जो लान क्रॉस करके बरामदे में पहुंच चुका था उसने झुंझला कर कंधे पर लगी हुई जूलिया को फर्श पर ही पटक दिया। जूलिया एक धमाके से पुख्ता फर्श पर पुष्ट के बिल गिरी, नीचे गिरा कर पैर खोल दो। ब्राउन ने जूलिया को नीचे गिरा कर कंधे से लटकी मशीन गन उतारते हुए कहा,
लेकिन उससे पहले कि वो मशीन गन जूलिया की तरफ सीधी करता, फर्श पर पड़ी जूलिया यकलख उछली और दूसरे लम्हे ब्राउन बुरी तरह चीखता हुआ उलटकर पुश्त के बिल फर्श पर जा गिरा। जूलिया तो आपके गोले की तरह सीधी इसके सीने से अटक रही। नीचे गिरती जूलिया एक बार फिर पिज़्ज़ा में उछले और इस बार इसने सर की जोरदार टक्कर के करीब मौजूद दूसरे आदमी को मारी, जो चौहान को नीचे गिराकर मशीन गन संभाल रहा था। और टक्कर मारते हुए जूलिया ने वाकई बरकरारी से इसके साथ मशीन गन चपड़ी और फिर इसने तेजी से घूम कर फायर खोल दिया। और बाकी अपराध जो अभी तक इसके साथियों को उठाए हैरत भरे अंदाज में खड़े थे, चीखते हुए साथियों समेत नीचे गिरे। जूलिया ने इनकी टांगों पर फायर खोल लाया था, क्योंकि वो फायर करने से उसके साथी भी ख़त्म हो सकते थे। और फिर चौहान भी एक धमाके से नीचे गिरते ही चीखता हुआ उछला और इसने ब्राउन को चाप लिया, जो इतनी देर में न सिर्फ उठ चुका था बल्कि इसने अपनी मशीन गन भी उठा ली थी। और फिर चौहान और ब्राउन में जोरदार लड़ाई चढ़ गई। चौहान इसके हाथ से मशीन गन छीनना चाहता था, जबकि ब्राउन बड़ी महारत से बार बार उसे उल्टा पुल्टा करके एक तरफ लटका देता। बाकी साथियों ने भी नीचे गिरते इस तरह छलांगे लगाई जबकि टांगों पर गोलियां खाकर नीचे गिरने वाले उठने के काबिल ही न थे। और इसके साथ ही कूटी का लान मुसलसल और तेज फायरिंग और इंसानी चीखों से गूंज उठा। जूलिया अपनी साथियों को अलहदा होने के इंतजार में थी, इसलिए नीचे गिरने की वजह से इसके साथी जैसे अलहदा हुए। जूलिया ने ट्रिगर को मुसलसल दबाया और कोस की सूरत में राउंड करते हुए इसने 10 के 10 अपराध की सीने और पेलों को गोली से छीलने कर दिए थे। हट जाओ चौहान, जूलिया ने घूमकर चौहान और ब्राउन की तरफ मुड़ते हुए चीख कर कहा, क्योंकि इस वक्त चौहान ब्राउन पर चढ़ा हुआ था। जूलिया की आवाज़ सुनते ही चौहान उछलकर एक तरफ हट हो गया। उसे मत मारना जूलिया, इस लम्हे सफदर ने चीख कर कहा और जूलिया ट्रिगर दबाते रुक गई। ब्राउन फर्श पर चिट पड़ा था, इसका सांस दुगनी की तरह चल रहा था और चेहरा पूरी तरह मस्क हो चुका था। ठीक है, बास ने उसे जिंदा गिरफ्तार करने के लिए कहा था। अच्छा हुआ कि तुमने याद दिलाया, जूलिया ने होंठ काटते हुए कहा। तुम आसाबी गैस से ठीक कैसे हो गए? ब्राउन ने उठकर बैठते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। तुम इंतहाई अहमक हो ब्राउन, इंतहाई अहमक। अगर तुम मुझे इस तरह पटका कर नीचे न फेंकती तुम्हें ठीक न हो सकते, और नतीजा ये कि इस वक्त तुम्हारी बजाय हमारी लाशें यहाँ पड़ी होती। तुम्हें मालूम नहीं था कि अचानक और जोरदार झटका लगने से आसाबी तौर पर मफलूज कर देने वाली गैस का असर पूरी तौर पर ख़त्म हो जाता है। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा और ब्राउन ने भी इख्तियार दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। वाकई बेपनाह झुंझलाहट की वजह से उसे इस बात का ख्याल ही न रहा था। काश वो एम्बुलेंस एन मौके पर न टपक पड़ती, ब्राउन ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, और इसके चेहरे से इंतहाई मायूसी जाहिर हो रही थी। इसकी हालत वाकई ऐसी हो रही थी जैसे कोई जवारी बहुत बड़ी बाजी जीतते अचानक हार जाए। उसे बांध लो चौहान, और तुम सब स्कूटी को मुकम्मल तलाशी ले लो, जूलिया ने बड़े फातिहाना अंदाज में चौहान और दूसरे साथियों से मुखातिब होकर कहा। वैसे मिस जूलिया, आज आपकी पीरते और तेजी वाकई देखने के काबिल थी, तन्वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, ये चौहान का क्रेडिट है। अगर वो ब्राउन को एन मौका पर न चाप लेता तो सूरत हाल बदल भी हो सकती थी, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल कुछ भी हो, आज हमें यकीन आ गया कि G5 ने आपको सही नंबर 2 बनाया है, सफदर ने हंसते हुए कहा, और बाकी साथी भी इस बात में सर हिला दिए। मुझे तो खुशी इस बात की है कि अब इमरान को भी पता चलेगा कि सीक्रेट सर्विस भी इसकी आदम मौजूदगी में इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से मिशन मुकम्मल कर सकती है, वरना तो आप अपने आप को ही सब कुछ समझता रहता है, तन्वीर ने मुंह बनाते हुए कहा। ये भी तो हो सकता है कि इमरान जवाब में कह दे कि वो एम्बुलेंस में मैं मौजूद था, इसलिए एन मौका पर एम्बुलेंस टपक पड़ी थी, कैप्टन शकील ने कहा, और सब साथी भी इख्तियार हंस पड़े। इन सब के चेहरे मुसरत से दमक रहे थे, क्योंकि बहरहाल इस केस को मुकम्मल करके वो X2 पर अपनी सलाहियत साबित करने में कामयाब हो गए थे। ख़त्म शुदा दोस्तों, तो ये सीक्रेट सर्विस मिशन का आखिरी किस्सा। आप लोग हमें बताएं कि आपको ये नावल कैसे लगा। अगर आप उन लोगों को हमारे नावल पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। इस आखिरी किस्से के साथ अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।